जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। और आज आई थिंक हमारा 22nd या 23rd मेरे ख्याल से एपिसोड जा रहा है। 2-3 एपिसोड रह गए हैं, उसके बाद हमारी इंशाल्लाह विल बी आवर सिल्वर जुबली। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये शो काफ़ी पसंद आ रहा होगा, काफ़ी आप लोगों ने वैल्यू भी गेन की होगी। और जो इस हफ्ते का हमने देखा है, थोड़ा सा मार्केट को अगर रिव्यू कर लें तो जहां से मार्केट स्टार्ट हुई थी वहीं पे तकरीबन एंड हुई है, तो रेंज बाउंड रही मार्केट। और द गुड थिंग वाज कि हमारे जो अपने एंड से जो स्क्रिप्ट है उन्होंने परफॉर्म भी किया फंडामेंटली भी। जो कंपनीज मैंने आप लोगों को बताई उनमें से कई कंपनीज ने बेहतर परफॉर्म किया है। केटीएमएल ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। और बाकी एक दो कंपनीज के रिजल्ट थोड़े से एज एक्सपेक्टेड अच्छे नहीं आए थे, तो एबट जैसे हो गया उसने परफॉर्मेंस थोड़ी सी नहीं दिखाई। लेकिन ओवरऑल जो टेक्निकली जो फ्रांस की भी स्क्रिप्ट थी मेरी फंडामेंटल मेजोरिटी केसेस में अगर आप देखें तो बड़ा अच्छा उन्होंने ओवरऑल परफॉर्म किया। जी गेटिंग टू फराज भाई। जी फराज भाई, बताएं क्या अपडेट्स हैं, थोड़ा सा रिव्यू करके बता दें कि लास्ट वीक हमने कैसी रही मार्केट। जी, अमार अमार बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कहा कि रेंज बाउंड रही मार्केट और जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और काफ़ी टाइम से हम यही कहते हुए आ रहे हैं कि रेंज में रहेगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है जो रेंज मार्केट में भी हमने जो स्टॉक्स पिक किए वो ऑलमोस्ट सारे ही परफॉर्म कर रहे हैं। मैं अभी रिव्यू भी करता हूँ, आप मेरी स्क्रीन देखिएगा अगर शेयर हो रही है तो। जी बिल्कुल हो रही है। जी, तो लास्ट वीक हमारी जो पिक्स थी, एक तो एटलस होंडा था, 871 पे था और हमारी टीपी 960 के करीब थी। उसके बाद से ये बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, इस टाइम 919 के करीब जाके क्लोज हुआ है। एक अच्छी पिक थी। इसी तरीके से डीजी सीमेंट हमने कंडीशनल बाइंग लगाई हुई थी कि 112 ब्रेक हो तो इसको परफॉर्म करना चाहिए और वैसे ही हुआ। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, मैंने एक तो सैयद फराज इक्विटीज के जो क्लाइंट्स हैं जिनके अकाउंट्स हमारे पास ओपन है, उनको एग्जैक्टली ब्रेकआउट के ऊपर कॉल दी और हमारी फर्स्ट टीपी भी जाके 121 पे हिट हो गई। द सेकंड वन इज अबाउट टू हिट 128 पर है अभी। अच्छी गेम्स चल रही हैं। इसी तरीके से थर्ड पिक जो थी हमारी एफएफएल थी कि यहाँ पे बाय करें और हमारी फर्स्ट टीपी 16.09 या 10 की थी। ये भी ऑलमोस्ट हिट हो गई है। वंस अगेन जो एसएफएल के क्लाइंट्स हैं उधर ये कॉल दी गई थी और इसने भी आज हमारा जो है टारगेट को हिट किया। फिर कुछ दिन पहले हमने टीआरजी को कहा था, ये तकरीबन 60 के करीब चल रहा था। तो मैंने कहा था कि जब ये नीचे आए ना 59 से 60 की रेंज में, उस टाइम बाय करना है। ये ऑर्डर हमारा पेंडिंग में लगा हुआ था काफ़ी टाइम से, ऑर्डर ट्रिगर हुआ है, वहाँ पे 60 के करीब आया और 60 के आने के बाद इस टाइम ये आज 64 65 तक भी गया था। ओवरऑल एक अच्छी गेंद में चल रही है वाली ट्रेड भी, ये ट्रिगर हो गई है। जो हाईलाइट थी, जो मुझे सबसे अच्छी लगी, लास्ट फ्राइडे हमारा हम बात कर रहे थे कि यार यहाँ से ना इसको नीचे आना चाहिए, गोल्ड को 29 25 30 के करीब चल रहा था और अगर मैंने ये कहा था कि नीचे आए मुझे मिले 28 78 80 के करीब, यहाँ पे हम बाई करेंगे और फिर उसके बाद दोबारा एक्सपेक्ट करेंगे यहीं जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, वहीं से ही ड्रॉप हुआ। ड्रॉप होने के बाद हमारे बाय लिमिट ऑर्डर्स को ट्रिगर किया और इस और जाके उन्हीं टीपीस को हिट करके दोबारा अभी साइडवेज हो गया है। सो ये बहुत अच्छी पिक थी। सेकेंडली पाउंड कैट की बहुत ज़बरदस्त हमारी पिक रही कि मैंने कहा था यहाँ पे बाय अबव करें इस ब्रेकआउट पे और उसके बाद ये अभी तक पॉजिटिव चल रहा है। जो लोग स्ट्रेट में है अब स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर दें या स्टॉप लॉस को इस हायर लो के नीचे ले आएं। सो ये भी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है राइट नाउ। और ये वाली कॉल भी जो थी ये कम्युनिटी में दे दी थी, जो भी सरमाया एलुमनाई में है वहाँ पे ये कॉल मैंने ट्रिगर कर दी, बता दी थी कि जिस टाइम ये हिट हुआ। उसके अलावा और पूरे वीक में हमने क्या किया, जो सरमाया के हमारे अलुमनाई हैं उसमें एक लाइव ट्रेडिंग सेशन किया था जिसमें अच्छी टीपीज हिट हुई थी। गोल्ड हम बहुत अच्छा चाह रहे थे, इथेरियम हमने शॉर्ट करके ट्रेड किया था शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, वो बड़ा अच्छा हुआ। फिर एक संडे को मैंने एक सेशन किया था जिसमें सरमाया अलुमनाई के लिए मैंने बेसिकली एक नई स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट प्लान्स कुछ डिस्कस किए थे। बहुत ज़बरदस्त वो रहा, बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आया लोगों का इसके ऊपर के कम्युनिटी में आने के बाद बड़ी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा इन लोगों का और बहुत अच्छा कि इसके जो थे फीडबैक थे कि एक भाई लिख रहे हैं ज़बरदस्त सेशन, लव यू सर, सुपर सेशन, ग्रेट सेशन। सो हमारे यहाँ ये फ़ायदा होता है कि ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद भी अभी तक भी हमारे बैच वन के स्टूडेंट्स हमारे साथ इंटैक्ट हैं और हम मिल के ही काम कर रहे होते हैं। द गुड थिंग इज़ जो बुल्स एंड बेयर्स में आप लोगों को बताया जा रहा था वो रियल टाइम कॉल्स एसएफएल के क्लाइंट्स को भी मिल रही हैं, सरमाया के अलुमनाई कम्युनिटी को भी मिल रही हैं। सो ये चीज़ होती है जब आप सीख कर काम कर रहे होते हैं और पूरी कम्युनिटी में लाइक माइंडेड लोग बैठे हुए होते हैं। सो बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हर टाइम मिल रही होती हैं। हमारा बड़ा अच्छा वीक रहा ओवरऑल। अब आपकी तरफ जाते हैं और मुझे ये बताएं कि एसी 100
या ओवरऑल पाकिस्तान के मैक्रोस के ऊपर क्या अपडेट्स हैं? स्टिल घबराने वाली कोई बात तो नहीं है? आगे क्या सिनेरियोज बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको? चलिए बेहतरीन हो गया सर। चले मार्केट को थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं ओवरऑल। हमारे जो लास्ट टाइम मैंने कुछ डिस्कस किया था कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को अमेरिकन स्टॉक्स के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा कि इनके रिजल्ट्स जो मैंने लास्ट टाइम एक दफा आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे कि ओवरऑल जो कंपनीज जिस तरीके से हमें एनालाइज करते हैं, जिस तरीके से मैं पिक करता हूँ, आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया हुआ है कि बड़ी ही बेहतरीन पिक्स भी होती हैं। साथ साथ आप जो है अच्छे कंपनी जब ऐसे पिक कर लो और आपको पता हो कि ये बैक एंड से स्ट्रांग है, आगे आने वाले वक्त के अंदर ये अर्निंग्स भी ग्रो कर सकती हैं, थोड़ा सा रिजल्ट भी बेहतर आ सकता है, तो ओवरऑल आप मार्केट को बड़ा इजीली बीट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिक्लिकल्स ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम ही कहा था, तकरीबन थोड़ा सा इससे भी ज्यादा शायद ऊपर था, 9.25% रिजल्ट था। अभी फिर भी मार्केट जो आप देखो तो 3% के राउंड अबाउट परफॉर्म कर रही है। सिक्लिकल्स जो है तकरीबन 9% कर रहे हैं। जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है ये थोड़ा सा ऊपर आया, 7%, थोड़ा सा इसमें बेहतरी आई है। आई डोंट नो कि इसमें किसमें थोड़ी सी बेहतरी, आई थिंक AHCL जो है शायद इसने 30% तक ये परफॉर्म कर गया। KTML का जिस टाइम मैंने इसकी स्क्रीनशॉट ली थी, ये तकरीबन आज के दिन में भी अपर कैप हुआ था, तो 40% इसका गेन है। तो आप देख सकते हो कि एक महीने के अंदर भी आपको 40% के गेन्स मिल रहे हैं। सो इस तरीके से कंपनी का एनालाइज करना, ये एक आपको आर्ट आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वक्त जो है किस कंपनी के लिए काफी बुरा है। तो MCBI जैसे यहाँ पे भी 28% यहाँ पे परफॉर्म आप देख रहे हो। तो यही चीज जो है क्या होता है कि मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं ओवरऑल उनको बता रहा होता हूँ कि आप कंपनीज को किस तरीके से आपने देखना होता है और उसके स्कोर करते हैं हम। स्कोर करने से मतलब है कि अगर वो सारे फैक्टर्स उसके लिए बहुत अच्छे हैं तो वो इन्वेस्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक दो चीजें मैं वैसे दिखाता हूँ कि ये ओवरऑल में हम किस तरीके से इसको स्कोरिंग कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे फौजी फर्टिलाइजर है, यहाँ पे इसका अगर आप स्कोर देखो, मेरे पास एक 81 के राउंड अबाउट एक स्कोर है, जो कि बहुत जबरदस्त स्कोर मैं मानता हूँ। और अगर आप पिछले 2-3 क्वार्टर्स में देखो ना, तो कंसिस्टेंटली इसका 77, 82, 81 इस तरीके का स्कोर आ रहा है। सो विच इज प्रीटी गुड। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं अगर ई फर्टिलाइजर को अगर आपको स्कोर दिखाऊं, तो ई फर्टिलाइजर का सेम स्कोर अगर आप यहाँ पे देखें तो 53, 63 स्कोर आ रहा है, विच इज अ लिटिल लोअर साइड, ऑन द लोअर साइड। लेकिन अगर इसी को मैं पहले चला जाऊं 1-2 साल पहले, तो ये 80s में भी रहा हुआ है। यहाँ पे यहाँ तक कि 2021 में इसका बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, 82। यहाँ पे अगर आप देखो 2020 से 2021-22 तक इसने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। और अगर इन दोनों स्टॉक्स को अगर आप इन्हीं पीरियड के अंदर जाके कंपैरिजन करें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन आपको दिखा भी देता हूँ ताकि थोड़ा सा एक रफ आइडिया हो कि ये पहले कैसे परफॉर्म करते रहे हैं दोनों। और किसी टाइम पे ई फर्टिलाइजर जो है वो निस्बतन ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया हुआ है, और किसी टाइम पे जो है FFC उसने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस इज द मार्केट, मैंने दोनों को यहाँ पे रफली दिखा दिया। FFC इस टाइम पे ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और ई फर्टिलाइजर निस्बतन कम परफॉर्म कर रहा है। बेहतर तो कर रहा है KC100 से, लेकिन FFC से कम है। लेकिन अगर आप यही चीज 1-2 साल पहले चले जाओ तो आपको यहाँ पे बिल्कुल उल्टा नजर आएगा। तो यहाँ पे एक रफली मैंने यहाँ पे निकाला एक टाइम पीरियड। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ई फर्टिलाइजर का तकरीबन 11% की परफॉर्मेंस है, FFC की -4% है, -10% है। तो इस तरीके से भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि एक कंपनी कौन सी ज्यादा बेहतर किस टाइम पे परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ई फर्टिलाइजर बड़ा बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है। ओवरऑल 40%, 50% की परफॉर्मेंस यहाँ पे थी, 25% मार्केट ने दिया परफॉर्मेंस की, और FFC ने -9%। सो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि हर हालात जो है हर कंपनी के थोड़े थोड़े अरसे बाद डिफरेंट हो जाते हैं। अगर आपको सही हालातों का पता हो कि किस टाइम पे कौन सी कंपनी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है, तो वो ज्यादा उसके रिटर्न्स भी हो सकते हैं। अब यही चीज सेम अप्लाई हमने की थी नैस्डैक के ऊपर, जो सऊदी अरब मार्केट है, वहां पे भी मैं थोड़े से आपको यहाँ पे रिजल्ट्स दिखा देता हूँ ताकि एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको और भी हो। सो लेट मी जस्ट टेक यू टू नैस्डैक। और नैस्डैक के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने कुछ स्टॉक्स आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताए थे, जिसमें PLTR था, नेटफ्लिक्स था, मेटा था, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स मेरे अपने स्टूडेंट्स में से FTNT है, यहाँ पे देखें आप। इसको मजीद भी और पढ़ना होता है, जाहिर सी बात है, आपने सिर्फ इन्हीं कंपनीज को नहीं यहाँ पे देखना, आपने इनको मजीद देखना है कि ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस बिजनेस वाइज भी रहती है। अगर यहाँ पे अगर मैं PLTR को दिखाऊं, जो कि आज से 1 महीने पहले भी मैंने आपको बताया था, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, और उसके बाद भी अभी तक देख लें, ये एक आध महीने जब से मैंने दिखाया था, आई थिंक 62 पे था, उससे भी ये 40-50% और मजीद बढ़ चुका है। इसी तरीके से फेसबुक जो है, मेटा प्लेटफॉर्म इसके नाम से ये शेयर है, यहाँ पे देखें 700 के पास है, ये जो मैंने दिखाया था तकरीबन 500 के पास था। तो अगेन रफली 40% का इंक्रीज इसमें भी नजर आ रहा है।
फिर आप PLTR तो हो गया, आपने हुड, एक रॉबिन हुड, एक ये काफी हद तक लोगों को पता है, एक ब्रोकरेज हाउस है इन अमेरिका। और यहाँ पे जब मैंने ये दिखाया था तकरीबन आई थिंक 30-40 के पास था, अगेन 56 के पास ये जा चुका है। तो ये टेक्निक्स जो है, अगर आपको सही तरीके से पता हो कि कंपनी को कैसे देखना है, तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ गुड मनी। और FTNT एक और कंपनी है, अगर आप इसको देखें तो ये तो ऑल टाइम हाई पे है। और जिस टाइम पे मैंने ये शो किया था, आप देख सकते हो 80 से अराउंड अबाउट ये तकरीबन 114 पे जा चुका है। अगेन मैसिव गेन्स। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपने एंड से ही सिर्फ स्टॉक्स वगैरह रिकमेंड करता हूँ या स्टूडेंट्स को बताता हूँ, यही चीज हमारी कम्युनिटी में भी चल रही होती है। सो दिस इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, तलान का नाम है। अभी हमने लास्ट वीक के अंदर मैंने भी अलमनाई के साथ एक सेशन किया था, तो इन्होंने एक स्टॉक वहां पे बताया जिसमें इन्होंने गेन लिया। दिस इज APP, और ये आई डोंट नो, शायद ये यूरोप की कोई शेयर है, या यूरोप के एरिया का कोई शेयर है। अगर यहाँ पे देखें तो ही टोल्ड मी कि उन्होंने यहाँ पे इसको बाय किया 365, इसकी अर्निंग्स आने वाली थी, और ड्यू टू द फैक्ट जो उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अब हो गई है मार्केट की, तो उन्होंने विद इन 2 डेज जो है तकरीबन 31% का गेन लिया है, विच इज अगेन फिनोमिनल। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो हैं, अगर आपको खुद से समझ आती हैं, तो आप देख सकते हो कि हमारी कम्युनिटी जो है ओवरऑल कितना जबरदस्त इसमें गेन करती है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फंडामेंटल्स का भी दिखा देता हूँ। जिस तरीके से फराज ने बताया था पाउंड कैट, हमने कॉल दी हुई थी, यही कॉल्स मैंने अपने एंड पे, मैं स्टूडेंट्स के साथ एक वीडियोस वगैरह शेयर करता हूं, मैं बताता हूं उनको कि इस वीक के अंदर अब कौन कौन सी करेंसी जो है वो बुलिश रहेंगी या बेरिश रहेंगी। सो मैंने न्यूजीलैंड डॉलर को कहा था कि बुलिश रहेगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर बुलिश रहेगा। पाउंड कैट के अंदर आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेल में भी और बाई में भी, और दोनों साइडों में ऐसे ही हुआ। डॉलर आपको बेरिश मिलेगा, पाउंड जो है जापानीज येन जो है आपको बुलिश मिलेगा। तो ये सारी सिनेरियो जो है अगेन बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म की। और अगर आप यहाँ पे भी देखें, न्यूजीलैंड डॉलर बेहतरीन वीक के एंड में ऊपर जाता रहा। बीच में इसके एक मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज थी, उसकी वजह से थोड़ा सा नीचे आया। ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी पहले ऊपर गया, अब फ्राइडे के दिन प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी हो रही है, तो उसकी बेस के ऊपर ये थोड़ा सा नीचे है। पाउंड जो है वो अगेन मिड इन द मिडल ऑफ द वीक काफी बेहतरीन परफॉर्म किया। कैट जो है वो एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा नीचे जाएगा, और वो नीचे जाता रहा। इसी तरीके से जापानीज येन जो है वो आप देख सकते हो, ये इट इज शूटिंग अप। और ये इंडेक्सेस भी मैं लोगों अपने स्टूडेंट्स को बनाना सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप ये अपने इंडेक्स खुद बनाओ, ताकि आपको एक आइडिया हो कि किस तरीके से कौन सी करेंसी कहाँ पे जा रही है। चलें अब मैक्रोस पे आते हैं, और काफी डिटेल में इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। सो लेट्स सी कि इस वीक के अंदर अगेन एज यूजुअल काफी बेहतरीन हालात ही हैं। एक दो चीजें थोड़ी सी आप कह लो कि डेफिसिट वाली साइड पे आई हैं, सो उसको भी देख लेते हैं। ये पिछले वीक का आप ऑलरेडी हमने देख लिया है, इस वीक का हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है रिचर्ड बे कोल जो है, ये तकरीबन 20% पिछले 5 महीने में इसका रेट नीचे आ चुका है। कोल जो है आपके सीमेंट के अंदर काफी ज्यादा यूज होता है, तो ये चीज ध्यान में रखें कि सीमेंट्स में जो चीज आपका रॉ मटेरियल मेजर जो यूज हो रही होती है, अगर वो नीचे आ रही है, तो आपका जो रिजल्ट है वो सीमेंट्स का अच्छा आना चाहिए। और यहाँ पे अभी ने देखा भी है, कोहार्ड का भी रिजल्ट आ गया, चिराग का भी आ गया, दोनों का बेहतरीन रिजल्ट आया। बल्कि बाकी भी जितनी सीमेंट्स कंपनीज का रिजल्ट आ रहा है, मेजोरिटी के जो मार्जिन है वो इंक्रीज कर रहे हैं। रेवेन्यू इंक्रीज चाहे बेशक नहीं कर रहा, लेकिन जो मार्जिन है वो इसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल जो पिछले 5-6 महीने से लगातार नीचे आ रहा था, तो उससे इनकी कंपनीज के अर्निंग्स पे भी अच्छा इंपैक्ट आया। नेक्स्ट जो है करंट अकाउंट डेफिसिट, इस दफा हमारा आया है। पिछले 3 महीने से लगातार करंट अकाउंट हमारा सरप्लस चल रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारा इस दफा थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट एक तो नेगेटिव है, दूसरा हमने लोन पेमेंट्स वगैरह भी करनी थी इस दफा। तो ये सारी चीजें अगर आप एड इन करो, तो ये थोड़ा सा हमारा इस दफा करंट अकाउंट डेफिसिट साइड पे है। बहुत ज्यादा डेफिसिट नहीं है, 6 बिलियन 7 बिलियन 6.5 बिलियन के राउंड अबाउट हमारी इंपोर्ट इस दफा गई है, जो कि पिछले अरसे से बहुत कम हो चुकी हुई थी। सो उससे थोड़ा सा इंपैक्ट यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी आया। LSM जो है वो तकरीबन 4% ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुई है। अच्छा, ये भी है कि पिछले 1-1.5 साल से लगातार मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर जा रही थी, तो उस वक्त LSM थोड़ा सा बढ़ रहा था, लेकिन अब पिछले एक आध साल के अंदर जो बेस इफेक्ट भी आप कह लो, उसकी वजह से भी LSM जो है वो थोड़ा सा नीचे आया। और मेजरली कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जो इसके ऊपर इंपैक्ट कर रहे हैं। वो खैर मैंने यहाँ पे सेक्टर्स लिखे नहीं है, लेकिन स्टील जो है जैसे -11% उसने परफॉर्म किया है। 10 जो है मिनरल्स जो है उसने तकरीबन -10% जो है LSM मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स दिखाया है, तो इसमें थोड़ा सा इंपैक्ट उसकी वजह से भी यहाँ पे LSM आया। लेकिन दूसरी जगह पे कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त ग्रो किया, जिसमें ऑटो है, ऑटो ने तकरीबन 45-47% ग्रो किया। तो ओवरऑल LSM को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि 4% डिक्रीज हुआ है, आपको ये देखना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स बेनिफिट में है और कौन से सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है।
तो ये तीन ही इस टाइम इस वीक के अंदर न्यूज थी जिसको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट वीक के अंदर हम ज्यादा मजीद चीजों को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट जो सेक्टर हम आज के दिन कवर करेंगे फूड एंड पर्सनल केयर है। लेकिन उससे पहले अगेन फराज भाई के एंड पे जाते हैं और फराज भाई थोड़ा सा बता दें कि केएससी का इंडेक्स जो है आपको कैसा लग रहा है। ओके मार, केएससी 100 इंडेक्स सेम वैसे ही है जैसे पिछले वीक हमने डिस्कस किया था। कोई इसमें खास चेंजेस नहीं आई हुई, रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। और मेरे पास जो बुल्स के वेट्स हैं वो सिंपल हायर हाइज एंड हायर लोज दो इंडिकेशंस है, और फेब्रवरी हम सीजनल्स में बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो 1,14,525 से ऊपर आपका फेब एंड क्लोज होना चाहिए। 28 फेब आपका फ्राइडे होगा, नेक्स्ट इज रोल ओवर वीक। सो प्रेशर मेरे ख्याल में इतना नहीं होगा, रोल ओवर वीक में काम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम्स आपके सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स में आना शुरू हो चुके हैं। दिस इज गुड साइन। और इसके बाद मुझे लग रहा है रोल ओवर भी आसानी से हो जाएगा इस दफ़ा। रेंज आपकी रहेगी इंडेक्स में, और हम ये जो रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंसोलिडेशन, तो हमारे पास तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक इसी तरह चलनी चाहिए। बहरहाल फरवरी एंड जो मंथ एंड की क्लोजिंग है वो 1,14,525 से आ जाए तो बेहतरीन अच्छा साइन हो जाएगा, जिसमें हमारे पास बुल्स के वेट फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बेयरिश इंडिकेशंस में स्टिल जो ये शूटिंग स्टार था अभी तक ये तंग करके बैठा हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ, जो कि तकरीबन आपका 1,19,000 जो भी हाई बना हुआ है इसका वो ब्रेक होगा तो फिर ये खत्म होगा यहाँ से। डाइवर्जेंस स्टिल वैलिड थी, है भी, जिसकी वजह से साइडवेज हो गया। अच्छी बात ये है कि इस बेयरिश डाइवर्जेंस की वजह से बहुत बड़ी करेक्शन नहीं आई जो हम शुरू में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आ सकती है। बहरहाल ये जो साइडवेज एक्टिविटी है फ्रस्ट्रेटिंग फेज ज़रूर होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन इसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। पिछले हम 5-6 एपिसोड से यही डिस्कस कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ देखेंगे, उन स्टॉक्स में देखेंगे जो अपने हाई से रिट्रेस होकर 30-35% 25% पे ट्रेड हो रहे हैं, उनमें कंसोलिडेशन होगी एंड देन वो दोबारा अपने हाइस के करीब जा सकते हैं। या फिर हम ये देखेंगे ऐसे सेटअप्स जो अपने हाइस को ब्रेक कर रहे होंगे, अब वहाँ पे एंट्री ले। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा डीजीकेसी प्राइम एग्जांपल थी उसकी कि हाई ब्रेक हुआ, फौरन से जाके उसने टीपी हिट करा दी। और जो रिट्रेसमेंट वाली एग्जांपल थी वो एफएफएल था, अगेन आपने बाय किया रिट्रेसमेंट पे एंड देन वो ब्रेक हुआ और उसके बाद आपकी हो गई। सो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, अभी भी मार्केट अच्छी ट्रेड हो रही है। इंडेक्स को मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा गौर फिक्र नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो लोग जो म्यूचुअल फंड में इंडेक्स के थ्रू इन्वेस्टेड है उनके लिए फिलहाल अभी साइडवेज ही रहेगी, लेकिन जो स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। टेक्निकल्स के ऊपर भी जो अमान ने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स शॉर्ट लिस्ट करके आप लोगों को बताएं, वो भी सारे बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। सो फिलहाल देखते हैं, ये रेंज फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ख़त्म हो जानी चाहिए और उसके बाद फिर रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो देखिए अभी फिर आगे क्या होता है। जी अमार। अच्छा, ये मुझे पहले बताएं, फरवरी का जो एंड है वो लग रहा है कि आपका क्लोजिंग जो है वो ग्रीन में होगी। हाँ, होनी चाहिए। अभी आज आपका इंडेक्स 1,12,800 के करीब कहीं क्लोज हुआ है। 1500-1600 पॉइंट्स हैं, 1,14,500 के करीब कहीं क्लोज होना चाहिए। मुझे लगता है इजीली हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10,000 पॉइंट्स जाके मार्केट को क्लोज होना है। और अगर यहीं कहीं भी क्लोज होती है तो आपकी एक इंडिसाइसिव सी कैंडल बन जाएगी, जो कि कुछ इंडिकेट तो नहीं करती। फिर उसके बाद हमें मार्च में देखना पड़ेगा कि सीजनल्स के ऊपर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च होता है अगर पॉजिटिव क्लोज, तो फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं वो भी फिर अच्छे बुलिश होते हैं। परफेक्ट हो गया। चलें, फिर लोगों को थोड़ा सा आसरा हो जाएगा कि नेक्स्ट वीक भी एक दो वीक्स जो है वो थोड़े से एक्सपेक्टेड हैं कि बेहतर होगा। लेकिन अगेन ये प्रोबेबिलिटी होती है, हमने भी अपने यहाँ पे टेक्निकल्स की बेस के ऊपर ही सारी स्टडीज निकाली होती हैं, तो बेहतरीन ऑलरेडी आप लोगों को पता है एनालिसिस हो रहे होते हैं। और दूसरी बात ये भी समझें कि अगेन दिस इज मार्केट, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी वाइज हालात बेहतर हैं, कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। कंपनीज के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, अगर रेवेन्यू नहीं भी किसी कुछ सेक्टर्स का करा तो उनकी अर्निंग्स फिर भी बढ़ रही हैं, क्योंकि दूसरी दो तीन चीजें आप जेन में रखो कि इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहे हैं, तो जो वही कंपनी जिन्होंने लोन्स अदा करने होते हैं, लोन्स निस्बतन अगर वो ले भी रहे हैं तो कम अदायगी हो रही है, तो उससे भी क्या होता है कि अर्निंग्स इंक्रीज करेगी। और कई ऐसी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो जिनके रिजल्ट्स पहले नेगेटिव हुआ करते थे, अब नेगेटिव से वो पॉजिटिव साइड पे आ रहे हैं। सो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी अभी भी पाकिस्तान मार्केट के अंदर, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है।
अमार, मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूं, सॉरी आपको कट किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो लोग डरते हैं, डर लग रहे हैं ना या घबरा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि लोगों की मेहनत के पैसे होते हैं, हम समझ सकते हैं, इमोशन जरूर होते हैं जब आपके पैसे इन्वेस्ट हुए हुए होते हैं। सो द गुड थिंग इज कि आपको इन टेक्निकल्स के ऊपर जो सेटअप्स आ रहे हैं ना, इनका स्टॉप लॉस भी बताया जाता है। सो आप एक लिमिटेड रिस्क लें कि यार अगर ये मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो फर्ज करें आपका 1 मिलियन का पोर्टफोलियो है, तो 20,000 का ही लॉस होगा। और अल्लाह का शुक्र है, अभी तक हमारे स्टॉप लॉस बहुत बहुत रेयर हिट हुए हैं, और जितनी हमारी ट्रेड कॉस्ट चल रही है वो सब इंटैक्ट हैं, या तो टीपीएस हिट हो रहे हैं, स्टॉप लॉस बहुत रेयर हिट हुए हैं। हमारा विन रेट वो 90-95% के करीब चल रहा है। सो अगर एक आध स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, तो क्लोज कर दें उस ट्रेड को, और फिर जब वो नीचे दोबारा मिल रहा होता है, आप दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। सो इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखें, जब आपको लगे कि यार मार्केट बुरी हो रही है या प्रेशर आ रहा है, तो एग्जिट ले लें। बैक टू यू अमार, अब आप शुरू करें प्लीज। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। चलें अब फूड एंड पर्सनल केयर पे आते हैं। अच्छा, ये एक अगेन फेमस सेक्टर है और पूरी दुनिया के अंदर ये लाजमी सेक्टर्स पाए जाते हैं, उसमें कई ज्यादा कंपनीज भी होती हैं। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान के अंदर आते हैं इस सेक्टर के अंदर ऑलरेडी सब सेक्टर्स बहुत ज्यादा है। तो इसमें आपके प्रोसेस एंड पैकेज फूड्स आते हैं, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स आती हैं, फिर आपकी बेवरेजेस आती हैं, और इसके अलावा भी मीट्स आते हैं। तो ये 4-5 डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। और यहाँ पे हमने जब स्टार्ट किया था तो पहले हमने इसको हाफ हाफ पार्ट में किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सोचा कि 2 पार्ट्स में हम करेंगे, और जो पहले हमने प्रेजेंटेशन बनाई तो उसमें ऑलरेडी इतने ज्यादा स्लाइड्स बन गए, तो अब हमने इसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में किया है। सो जो नेक्स्ट 2 वीक्स भी इंशाल्लाह होंगे, हम उसी फूड एंड पर्सनल केयर के ऊपर ज्यादा मजीद बात करेंगे। और इस पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है इन सेक्टर्स को बड़े आसानी तरीके से समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी एक आइडिया नहीं हो रहा होता। और मेजोरिटी के लोगों को ये भी नहीं आइडिया हो रहा होता कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं। आप समझ तो जाते हो कि बिजनेस कैसे हो रहा है, लेकिन कौन सी कंपनी कौन सी प्रोडक्ट्स बेच रही होती है, वो उसका आइडिया बहुत कम लोगों को होता है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि फूड एंड पर्सनल केयर के अंदर आपके जो मेजर है वो आपको पता है, डेयरी आते हैं, बेवरेजेस मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, पैकेज फूड, स्किन केयर भी आता है, हाइजीन, ग्रूमिंग आइटम्स, ये सारी जो है आपकी आती है। और इनकी डिमांड जो है आपको पता है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ चलती रहती है, साथ साथ इनकी भी डिमांड आपको नजर आएगी, साथ साथ बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब ये एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादातर जो इसका ज्यादा जो ताल्लुक होता है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर कंट्री है, उसी से सारी चीजें, रॉ मटेरियल्स वगैरह इसके साथ बनते हैं, और रॉ मटेरियल्स आगे जाके यूज होते हैं टुवर्ड्स द फिनिश प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसमें राइस का भी मैंने वैसे लिख दिया, क्योंकि हम आज थोड़ा बहुत राइस को भी कवर करेंगे। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को देखो तो क्रॉप्स के अंदर इटसेल्फ 63% जो है वो तकरीबन व्हीट, राइस, शुगर केन, मेज जो है ये भी आपका सारा यहाँ पे बनता है। वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। एग्रीकल्चर में से जो क्रॉप्स वाला पार्ट है, जिसमें आपके 43% तकरीबन आप समझो कि आपका जो है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, वो सारा सिर्फ क्रॉप से होता है। तो इसके अलावा लाइफ स्टॉक एंड अदर्स के अंदर आपका जो कॉटन गिनिंग होती है या अदर क्रॉप्स, ये सारी आती है। खैर जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अदर क्रॉप्स और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो है वो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे नजर आती है, जिसको हम आगे जाके कवर करते हैं। तो सबसे पहले जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आप लोगों ने देखा है काफी ज्यादा जो है गवर्नमेंट फोकस करना चाह रही है। की कंट्रीब्यूटर आपको पता है कि हमारा एग्रीकल्चर काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ऑल्दो बहुत ज्यादा लोग समझते हैं कि अभी भी एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। अब हम थोड़ी सर्विसेज सेक्टर पे भी आना शुरू हो गए, वो भी अब हमारा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स आवर जीडीपी। ठीक है, सो इसमें जो मेजर हम देखेंगे वो इस दफा इस वीक के लिए हम प्रोसेस एंड पैकेज फूड्स को देखेंगे, जिसको हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी इसमें शामिल है। तो सबसे पहले इसमें जो प्रोडक्ट सेगमेंट्स आते हैं पहले वो देख लें। नूडल्स, जैसे culinary एंड प्रोसेस फूड्स के अंदर आपकी जो है नूडल्स एंड पास्ता होता है, या आप लोगों को पता है, आप बच्चों को भी आप आजकल बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। सॉसेस, कॉन्डिमेंट्स, चटनीज वगैरह, पिकल्स,
रेडी टू कुक मील्स जो है ये सारी आपकी आती हैं। जो मेजर कंपनीज इसमें पाई जाती हैं वो नेशनल फूड्स है या यूनिटी है, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने कवर कर दी। ये जो नेस्ले वगैरह है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम कवर करेंगे। स्पाइसेस एंड सीजनिंग के अंदर भी आपका सीजनिंग ब्लेंड्स, मसाला, स्पाइस जो है मिक्सेस, वो नेशनल फूड वाले ये बनाते हैं। आपको पता है नेशनल फूड इज वेरी पॉपुलर, तो वहां पे जो आपके मसाले वगैरह बनते हैं वो काफी हद तक आपके खानों वगैरह में भी डलते हैं और एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता है। और इसके अलावा जो है दूसरा कंपनी जो मैटको है ये अगेन हमारी स्पाइसेस के अंदर भी आएगी। और इसके अलावा स्नैक्स एंड कन्फेक्शनरी के अंदर चॉकलेट्स, डिजर्ट्स होते हैं, जैम्स, जेलीज, प्रिजर्व्स जो है ये भी यूनिटी नेशनल फूड्स वगैरह बनाते हैं। एडिबल ऑयल के अंदर चले जाता है यूनिटी आ जाती है, कुकिंग ऑयल वगैरह, वनस्पति ऑयल जो है ये बहुत ज्यादा बनाते हैं। और मार्गरीन है, मार्गरीन स्प्रेड्स है, स्पेशलिटी फैट्स वगैरह जो है ये काफी ज्यादा यूनिटी बनाता है। तो स्वीटनेस एंड स्टार्च प्रोडक्ट्स के अंदर आपका कॉर्न का स्टार्च आता है, ग्लूकोज सिरप आता है, ये आपका रिफान मेज जो है वो बनाता है, और मैटको जो है ये भी बनाता है। राइस एंड ग्रेन प्रोडक्ट के अंदर बासमती राइस, राइस फ्लोर, राइस सिरप एंड राइस बेस्ड जो स्वीटनेस है ये आपका मैटको बनाता है। अगेन राइस जो है पिछले 1 साल के अंदर काफी जबरदस्त हमारी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुई है, तो अगेन इस कंपनी को थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ इसमें। इंडस्ट्रियल सोल्यूशन के अंदर रिफान मेज है, फूड ग्रेड स्टार्च एंड इंडस्ट्रियल स्टार्च यूज फॉर बेवरेजेस, कन्फेक्शनरी एंड फार्मास्यूटिकल्स। सो इसमें रिफान मेज से जो बाकी इंडस्ट्री के ऊपर जो है आपकी ये सारी चीजें यहाँ पे यूज होती है, ठीक है। रॉ मटेरियल के अंदर आप देख लो तो सबसे पहले फ्रेश फ्रूट्स आपके यूज होंगे, वो आपको पता है कि जूसेस, जैम्स, जेलीज के अंदर आपका सारा यूज होता है। सिंपल आप ये समझो कि अगर कोई भी आपका जो फल है या फ्रेश फ्रूट्स है वो अगर वो सप्लाई उसकी शॉर्ट हो गई है, तो उसकी डिमांड अगर ज्यादा क्रिएट हो गई है कुछ अरसे के लिए, तो फिर आपको वो महंगा पड़ेगा। ऑल्दो इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, अगर आप ये फ्रेश फ्रूट्स वगैरह जो कंपनीज बनाती हैं अच्छे मार्जिन पे ये सेल करती हैं, लेकिन इनके मार्जिन अपने एंड से जब श्रिंक तभी होंगे जब इनको रॉ मटेरियल कोई महंगा पड़ेगा। रॉ मटेरियल के अगेन फ्रेश फ्रूट्स इसमें काफी ज्यादा शामिल होते हैं। फिर सिट्रस फ्रूट्स हैं जिसमें आपके सिरप्स एंड स्कॉशेस वगैरह होते हैं, तो आप देखोगे इसमें भी ये नहीं होता कि सिर्फ फ्रेश ही सारा कुछ बनाया, तो थोड़ा बहुत आप ये इंग्रेडिएंट्स आप डालते हैं जिसमें सिरप्स और स्कॉशेस वगैरह भी आते हैं। फिर वेजिटेबल्स आते हैं आपके पिकल्स, चटनी, सॉसेस के लिए, ये भी अगेन सेम ताल्लुक है, जैसे अगर आपका शॉर्टेज होगी तो फिर इसके अंदर भी ये चीज महंगी हो सकती है, ठीक है। दूसरा है सीरियल्स, ग्रेन्स एंड राइस, तो इसमें सबसे पहले कॉर्न आता है, तो आपको पता है कि कॉर्न जो है उसकी प्रोडक्शन बहुत मैटर करती है। फिर आपके ये कहाँ यूज होता है, स्टार्च के अंदर या ग्लूकोज सिरप प्रोडक्शन के अंदर, वहां पे यूज होता है। राइस जो है वो राइस फ्लोर, राइस सिरप्स के लिए यहाँ पे यूज होता है। गंदुम जो है वीट, वो नूडल्स के लिए यूज होती है, बेकिंग के लिए, फ्लोर बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए। और वीट के भी अगेन आपने देखा है 2022 के अंदर काफी ज्यादा वीट की प्राइसेस वगैरह बढ़ गई थी, तो उसकी वजह से भी कई स्टॉक्स जो है हमारे फूड के उस टाइम पे नहीं परफॉर्म किए, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा था ना। तो रशिया यूक्रेन वॉर से जैसे अगर वीट की प्राइसेस बढ़ती है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आप कौन कौन से कंट्रीज इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ज्यादा डील करते हैं जो इम्पैक्ट ला सकती हैं इन पाकिस्तान एज वेल। जैसे कि अभी यूएसए के अंदर आपको एलए के अंदर जो लॉस एंजलिस के अंदर जो फायर हुई थी, तो उससे क्या हुआ कि जो आपकी कॉर्न के रेट है वो एकदम से बढ़ गए, वीट के भी रेट उस टाइम पे बढ़ गए थे। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो एग्जिस्ट करती है, ऑल्दो जहां अगर आप ट्रेड करना चाहो तो उसमें वीट को फ्यूचर्स के अंदर खरीद सकते हो, आप कॉर्न को खरीद सकते हो, लेकिन अगेन जो कंपनीज इसको यूज कर रही है रॉ मटेरियल उनके लिए वो चीज बुरी है, ठीक है। स्वीटनेस एंड शुगर्स पे आते हैं, तो इसमें शुगर अगेन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता है चाहे कोक हो जाए, चाहे आपके कोई रूह अफ़ज़ा हो जाए, तो उसमें आपकी शुगर तो लाजमी डलेगी। सो बेवरेजेस, कन्वेक्शनरी एंड प्रोसेस्ड फूड्स उसमें के लिए शुगर ही इस्तेमाल होती है। ग्लूकोज सिरप जो है वो अगेन बेवरेजेस के लिए। राइस बेस्ड स्वीटनेस है। एडिबल ऑयल्स एंड फैट्स, ये पाम ऑयल जो है काफी ज्यादा यूज होता है, ये मलेशिया वाली साइड से हम पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इसको इंपोर्ट करते हैं, और बहुत ही ज्यादा ये पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। मेरे ख्याल से जो सारी बीमारियां भी लगती हैं हमें, वो ज्यादातर हमारा पाम ऑयल यूज करने की बेस पे होते हैं। खैर ये बहुत ज्यादा टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसके, इस वजह से काफी ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। कुकिंग ऑयल के अंदर मार्गरीन और वनस्पति के अंदर ऑयल यूज होता है। इसके अलावा सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये भी यहाँ पे यूज होता है। फिर बटर एंड क्रीम जो है ये आपके बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए ये भी सारे यूज किए जाते हैं। इसके अलावा स्पाइसेस एंड सीजनिंग पे आ जाए, ग्राउंड स्पाइसेस आ गए आपके, चिली, क्यूमिन, टर्मरिक हो गई, हर्ब्स हो गए आपके, सॉल्ट एंड कॉन्डिमेंट्स आ गए, फ्लेवरिंग्स के एडिटिव्स जो आ गए, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल फ्लेवरिंग्स के लिए आप डालते हो, तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी आपको डालनी पड़ती है बेवरेजेस के अंदर। प्रिजर्वेशंस होती हैं जिनकी थोड़ी सी शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन के लिए आप यूज करते हैं। तो जैसे आपको पता है ना, कुछ चीज आपने देखा है शेल्फ लाइफ के ऊपर उसकी एक्सटेंशन ज्यादा होती है, 1 साल की एक्सपायरी होती है। तो कई ऐसी चीजें होती हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो तो जल्दी खत्म हो सकते हैं,
यानी कि वो खराब हो जाएंगे पड़े पड़े, लेकिन इनके अंदर जो प्रोडक्ट्स बनती हैं अगर उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना तो ये प्रिजर्वेशन कुछ यूज की जाती हैं। स्टेबलाइजर्स होते हैं, एमल्सिफायर्स होते हैं, ये भी यूज हो जाते हैं। फिर वाटर आपका यूज होता है। फिर पैकेजिंग मटेरियल्स के अंदर आपके प्लास्टिक बॉटल्स, कंटेनर्स, टेट्रा पैक जैसे कार्टन यूज करता है, वो चीज आ गई। ग्लास जार्स, बॉटल्स, लेबल्स एंड कार्डबोर्ड बॉक्सेस। तो एक्सटेंसिव आप देख रहे हो, रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है। जिस कंपनी को आप पढ़ रहे होते हो उसमें थोड़ा सा आपको साथ साथ देखना होता है कि कौन सी चीज जो है कहाँ से आ रही है। अगर आपको नहीं अंडरस्टैंडिंग होती तो आप खुद से भी उनसे पूछ सकते हैं कि आपके कौन से रॉ मटेरियल जो है कितना यूज होता है। थोड़ा बहुत वो आपको रफली आइडिया दे सकते हैं। अच्छा, प्रोसेसिंग पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो कलिनी प्रोसेस फूड्स के अंदर आपका क्या होता है कि आप रॉ मटेरियल जो आप यूज कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि आपके सोर्स ग्रेन्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ऑयल, स्पाइसेस, प्रिजर्वेशन, जो भी आप यूज कर रहे हो, या आपने कॉर्न यूज करना है, व्हीट यूज करना है, वो सारा आप यहाँ से लेते हो। फिर लोकल इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स फॉर नूडल्स आपके यूज होते हैं। अगर आपके यहाँ पे प्रिजर्वेशन टाइप जो चीजें हैं अगर आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है तो फिर भी वो आप इंपोर्ट करते हो। फिर यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है। नूडल्स पास्ता अगर लेट्स सपोज बनता है तो उसकी डो बनती है, उसकी प्रिपरेशन होती है, शेपिंग होती है, फिर ड्राइंग एंड पैकेजिंग होती है। जाहिर सी बात, थोड़ा सा आप प्रोसेस देख रहे हो। सॉसेस के लिए ब्लेंडिंग होती है, कुकिंग होती है, फिर बॉटलिंग होती है। पिकल्स के लिए आप क्या कर रहे हो, क्यूरिंग होती है, विनेगर में आप इसको इकट्ठा करते हो, मतलब मिक्स करते हो आप थोड़े प्रोडक्ट्स को, तो उसके बाद उसको बॉटलिंग की जाती है। फिर रेडी टू कुक मील्स होती है, उसमें इंग्रेडिएंट प्रिपरेशंस होती है, कुकिंग, फ्रीजिंग आप करते हो, फिर पैकेजिंग करते हो। और मेजर प्लेयर्स इसमें ज्यादातर जो आती हैं वो आपकी शान फूड्स, अगेन बहुत मशहूर नाम है शान के, जो आप प्रोडक्ट्स देखते हो। नेशनल फूड्स है, कनौर है, मिचल्स है, ये सारी आपकी कंपनीज आती है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगेन सप्लाई टू रिटेलर, सुपरमार्केट डायरेक्टली आप देते हो। और एप्लीकेशन आप देख सकते हो, क्विक मील, साइड डिशेस, जो आपकी स्नैक्स वगैरह, घर के अंदर भी जो आप मसाला वगैरह डालते हो, कहां से आ रही है, ये कंपनीज कर रही होती है। ठीक है, सो जितनी ज्यादा आप देखोगे, अगर आप अपने घर में यूज कर रहे हो, आपके रिलेटिव ज्यादा वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि वो कंपनी अच्छी जा रही है, डिमांड चल रही है उसकी, मार्केट में नजर आ रही है। इवन एक शॉर्ट तरीके का ये है कि आप सुपर मार्केट जाओ, वहां पे देखें शेल्फ में कौन कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा पड़ी हुई है। इवन छोटी कंपनी, छोटे सुपर स्टोर में भी जाओगे, अगर वहां पे भी ये प्रोडक्ट्स नजर आ रही है तो इसका मतलब ये कंपनी चल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट्स पे चलते हैं। होल स्पाइसेस जो है वो आगे, आपके चिली वगैरह आ गई। फिर एडिटिव्स के अंदर आप सॉल्ट वगैरह, ये आप जब चीजें डालते हो, इसको मिक्स करते हो। इसमें क्या होता है, पहले क्लीन होता है, फिर ड्राइंग होता है, फिर ग्राइंडिंग, जाहिर सी बात आप ग्राइंड करते हो क्योंकि मसाले वगैरह चीजें बनानी होती है। फिर ब्लेंडिंग करते हो और उसके बाद फिर पैकेजिंग होती है। मेजर फूड, शान फूड्स अगेन आ गया, नेशनल फूड्स आ गया, मेहरान है, अहमद फूड्स है। ये 2-3 कंपनीज ऐसी हैं जो कि पब्लिक लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगेन दीज आर द कंपनीज दैट आर रिस्पांसिबल फॉर दिस। नेक्स्ट जो है सोल्ड टू होलसेलर्स, रिटेलर्स, सुपरमार्केट्स, अगेन ये कहाँ पे, तो उन्हीं को दिया जाता है। कहाँ पे यूज होता है, घर की कुकिंग में, रेस्टोरेंट जो ट्रेडिशनल डिशेस वगैरह जो यूज होती है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जो आपका रॉ मटेरियल स्नैक्स एंड कन्फेक्शनरी आता है। अगेन जिन लोगों का बड़ा, बच्चों को बहुत शौक होता है कि हमने ये खाना है, तो थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग आपको भी होनी चाहिए कि कैसे बनती है चीजें। अगेन चॉकलेट्स एंड डेजर्ट्स के अंदर कोका यूज होता है, मिल्क पाउडर होता है, शुगर एंड फ्लेवरिंग्स होती है। ठीक है, तो वैसे भी पैकेज के बैक एंड पे भी कभी आप देखो तो ये चीजें लिखी होती है इंग्रेडिएंट्स, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा, आप यहाँ पे भी देख लो, जैम्स एंड जेलीज के लिए फ्रूट्स आपके यूज होता है, शुगर होता है, पैक्टिन होते हैं, प्रिजर्वेशंस होती हैं। सोर्स अगेन ये लोकली भी होती है, इंपोर्टेड भी, यहाँ से इंपोर्ट भी किया जाता है। और इंपोर्ट में ज्यादातर जो होता है आपका कोको जो है वो, आपका कोकोआ जो है वो करते हो। स्पेशल इंग्रेडिएंट्स और भी होती हैं। चॉकलेट्स बनाने के लिए आप पहले क्या करते हो, मिक्स करते हो, फिर मोल्डिंग होती है, फिर कूलिंग होती है, देन पैकेजिंग आपकी होती है। डिजर्ट्स के लिए डिफरेंट होते हैं, डिजर्ट्स इंग्रेडिएंट ब्लेंडिंग होती है, फिर कुकिंग की जाती है, फिर उसको कुक करके उसको फिर फ्रीज किया जाता है और बेकिंग करके फिर पैकेजिंग होती है। जैम जेलीज के लिए भी फ्रूट प्रिपरेशन, बॉइलिंग विद शुगर, पैक्टिन, और फिर बॉटलिंग होते हैं। मेजर प्लेस जो है इसमें कैंडीलैंड एक आता है, हिलाल आता है, मिचल्स आता है, इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स है, ईबीएम के नाम से कंपनी है। तो अगेन 2 कंपनी जो यहाँ पे हाईलाइट की है, ये आपकी अवेलेबल है पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में, और बाकी जो है वो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज नहीं है। सप्लाई टू कंज्यूमर, सुपरमार्केट्स, होलसेलर्स वगैरह, ये अगेन, और कंज्यूमर स्नैक्स के लिए यूज होता है, डिजर्ट्स के लिए, ब्रेकफास्ट स्प्रेड्स के लिए, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ओवरऑल काफी ज्यादा कवर हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं ऑयल एंड फैट्स के ऊपर भी। क्रूड पाम ऑयल आपका यूज होता है, सोयाबीन ऑयल यूज होता है, सनफ्लावर ऑयल जो आप इंपोर्ट करते हो सारा यूज होता है। फिर लोकली इसको मस्टर्ड, कनोला, कॉटन सीड के अंदर आप साथ डालते हो, फिर उसके एडिटिव्स वगैरह आप डाल के फिर बनाते हैं। कुकिंग ऑयल के लिए रिफाइनिंग होती है, फिर ब्लीचिंग, फिर डी ऑर्डर, ये भी एक प्रोसेस होता है, तो इसको भी यूज किया जाता है। मार्गरीन एंड स्प्रेड्स के लिए इमल्सिफाइंग होता है, फिर चिलिंग होती है, मोल्डिंग, पैकेजिंग होती है, स्पेशलिटी फैट्स, हाइड्रोजनेशन, ब्लेंडिंग, पैकेजिंग, ये सारी अगेन आपकी यूज होती है। मेजर प्लेस आप देख लो,
डालडा फूड्स है, हबीब ऑयल मिल्स है, सूफी है, कश्मीर कुकिंग ऑयल। तो आप देख सकते हैं ये काफी नाम आप लोग टीवी में देखते होंगे, इसके एडवर्टाइजमेंट्स में देखते होंगे, लेकिन अगेन ये प्रोडक्ट्स कैसे यूज होती है, ये कंपनीज बना रही होती है, ठीक है। फिर अगेन ये हाउस होल्ड कुकिंग बेकिंग वगैरह के लिए ये भी सारी यूज होती है, ठीक है। ये वैल्यू चेन एडिबल ऑयल्स, ये सारे इस तरह से पिक्चर भी मैंने आपको दिखा दी। ऑयल सीड से सीड एक्सट्रैक्शन हुई, फिर वो पोल्ट्री फीड में भी जाती है जो आपकी सीड एक्सट्रैक्शन करते हैं उसमें से, फिर वो ऑयल रिफाइनरी पे भी जाती है कुछ चीजें, और उसका जो है कुछ ऑयल, जैसे देखें रिफाइनरी का काम सिर्फ वो पेट्रोल वाला तेल नहीं निकालना होता है, ये बाकी भी इस तरह से ऑयल जनरेट होते हैं, उसमें निकलते हैं। रिफाइंड बल्क ऑयल निकलता है जो आपके कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए भी यूज होता है, फिर पैकेजिंग यूनिट के लिए भी यूज होता है, और फिर ब्रांडेड ऑयल बन के जैसे आप बाजारों में मिलता है वो भी आपको इसी तरीके से मिलता है, ठीक है। अच्छा, स्वीटनेस एंड स्टार्च भी यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें मैंने यहाँ पे कवर की हुई है, इसको भी हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। कॉर्न स्टार्च है, ग्लूकोज सिरप है, फूड ग्रेड इंडस्ट्रियल स्टार्च, फिर मेजर प्लेयर्स इसमें रफान मेज आता है, शकरगंज आता है, क्रीसन स्टार्च आता है, तो इसको भी आप देख लो। कॉर्न अगेन यूज हुआ, एंजाइम्स एंड एडिटिव्स आपके यूज हुए। कॉर्न स्टार्च क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, रिफाइनिंग की और ड्राइंग एंड पैकेजिंग की। फिर ग्लूकोज सिरप के अंदर स्टार्च हाइड्रोलिसिस, फिल्ट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, पैकेजिंग वगैरह यूज की, और फिर मेजर प्लेयर्स इसमें भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो चलते हैं लास्ट जो है राइस एंड ग्रेन को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लें कितनी ज्यादा हमने कंपनीज को कवर कर लिया है, जिसमें से मेजोरिटी पब्लिक लिस्टेड भी है, कुछ नहीं भी है। अच्छा, जो आपका राइस एंड ग्रेन है उसमें आपकी बासमती राइस बनती है, अनदर राइस के जो वेरिएबल्स है, वैरायटीज आप देख सकते हैं, डिफरेंट किस्म की होती हैं। तो राइस को निकाला जाता है, फिर एडिटिव्स, फ्लोर राइस सिरप्स उसके यूज किए जाते हैं। बासमती राइस के लिए आपको पहले क्लीनिंग करनी पड़ती है, फिर डीस्किंग करते हो, पॉलिशिंग करते हो, फिर पैकेजिंग होती है। राइस फ्लोर के लिए मिलिंग होती है, फिर सीविंग होती है, फिर पैकेजिंग करते हो आप। इसको थोड़ा सा अगर आप देखना भी चाहते हैं, आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे, मेजर आपको काफी चीजें और भी कवर हो जाएगी। राइस सिरप्स के अंदर स्टार्च एक्सट्रैक्शन, हाइड्रोलिसिस, फिल्ट्रेशन एंड कंसंट्रेशन वगैरह यूज की जाती है। कहाँ पे यूज होता है, हाउस होल्ड फूड सर्विसेज वगैरह में, ये सारी जगह पे यूज होता है। अच्छा, यहाँ पे काफी ज्यादा क्यों, चूंकि मैंने प्रोसेस को ज्यादा डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे कंपनीज 4 होंगी जिनको आज हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम करेंगे उसमें मजीद और कंपनीज को कवर करेंगे। रफान मेज ऑलरेडी मैंने काफी हद तक ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली हैं। फूड इंग्रेडिएंट्स, स्टार्च बनाते हैं, स्वीटनेस बनाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर आपकी टेक्सटाइल में यूज होती है, ये पेपर में यूज होती है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज होती है, डेक्सट्रिन्स जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारा जो है ओवरऑल प्रोडक्ट्स रफान मेज का यहीं पे है। 88 बिलियन पाकिस्तानी रुपए की इस तरह मार्केट कैप है, अच्छी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एनिमल न्यूट्रिशन के लिए भी ये ग्लूटेन मील्स एंड फीड्स जो है ये भी प्रोवाइड करते हैं। सो ये अगेन सारा कुछ कहाँ से आ रहा है, रफान से आ रहा है। अच्छा, अब इनके मेजर, अच्छा नेक्स्ट मिलते हैं, नेशनल फूड्स आ गया, ये 42 बिलियन की कंपनी है। तो इसमें आप देख सकते हो ये आप ओवरऑल जो नेशनल के फ्लेवर्स वगैरह आपको नजर आते हैं, ये सारे यहाँ पे आते हैं, रसीब मसाला, बेसिक स्पाइसेस वगैरह, ये सारे यहाँ पे आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे सॉसेस आ गई आपके, कॉन्डिमेंट्स आ गए, केचप्स आ गई आपकी, चिली गार्लिक सॉस आ गई, सोय भी आ गया, पिकल्स एंड चटनीज आ गई, मिक्स पिकल आ गया, मैंगो पिकल आ गया। तो आप अचार वगैरह जो खाते हैं वो सारा आपको पता है कि सारी कंपनी जो है इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रैकेट पे नेशनल फूड की यहाँ से आते हैं। इसमें देख लो आप, रिटेल जो है कैश एंड कैरी डायरेक्ट जो है रिटेल, इनकी 48 बिलियन की सेल होती है। कोर जो सेगमेंट फूड एंड पर्सनल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो तकरीबन 38, सो हाफ हाफ है तकरीबन। डिजर्ट्स में भी आपके आगे कस्टर्ड पाउडर्स, कैली क्रिस्टल्स, जेली क्रिस्टल्स आगे, खीर मिक्स आ गया आपका। अभी आगे आप सोच सकते हो कि जो आपका रमजान आ रहा है उसमें सारी अगेन इनकी सेल्स वगैरह मजीद बढ़ने वाली हैं, बेहतर होंगी। जैम्स वगैरह आगे इसमें ये भी सारी कवर होगी। फिर इंस्टेंट फूड्स के अंदर आपका पिंक सॉल्ट भी इसमें यूज होता है। नूडल्स आगे आपके आयोडाइज सॉल्ट जो है वो आ गया आपका, हिमालयन पिंक सॉल्ट, जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर बहुत इसको ट्रेजर समझा जाता है, ये बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे यूज होती है। चाट मसाला यूज होता है। यूनिटी वाले में आ जाए तो ये आपकी कंपनी 36 बिलियन, इसकी भी मार्केट कैप अच्छी है। सो एक मेजर आपका ब्रांड दस्तक के नाम से जो है वो इसके पीछे ये कंपनी है। एहतमाम जो है वो आपकी कंपनी आ गई, कुकिंग ऑयल, पाम, बनास्पति, लगान है इसमें फीचरिंग कुकिंग ऑयल, पाम ऑयल। सो ये सारी कंपनीज जो हैं ये इसी के नेम है। जोकीन हो गया, यूनिटी ऑयल हो गया, स्पेशली फैट्स के अंदर आपके कन्फेक्शनरी फैट्स वगैरह यहाँ पे शामिल है, ठीक है। फिर इसके अलावा स्टेपल्स के फूड्स के अंदर आपके आटा आ गया आपका, बासमती राइस, 45 मैदा जो है, बेसन आ गया, ये सारी आप देख सकते हो, ये सारी कंपनीज इसी की हैं। फिर आपके एनिमल फीड इंग्रेडिएंट्स के अंदर आपकी कुछ आ गई है। फिर इसके अलावा कपकेक्स जो आप देखते हो ये भी यूनिटी फूड्स का ही अपनी कंपनी है। सो यहाँ पे मुझे नहीं लगता काफी लोगों को इस चीज का आइडिया है कि ये बैक एंड पे जो कंपनी है, जैसे ये प्योर लिखा हुआ है आपका,
गुडीज लिखा हुआ है, ये सारी बैक एंड से यूनिटी कंपनी है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ठीक है। फिर निम्को यहाँ पे आ गई, निम्को स्नैक मिक्स आ गए आपके, चिप्स आ गए आपके, सनरिज आ गए आपके, काफी केक रस आ गए आपके, चाय वाला केक आ गए। देखें कितनी ज्यादा कंपनीज हम यहाँ पे इसको कवर कर रहे हैं। ओवरऑल यूनिटी यहाँ पे अगर आप देखो तो इंडस्ट्रियल ओवरऑल रेवेन्यू ब्रेकडाउन आप यहाँ पे देख रहे हो। सो दिस इज अगेन इंडस्ट्रियल बल्क एडिबल ऑयल जो है वो काफी हद तक हम बना रहे थे, ये यूनिटी बना रहा था। इस टाइम पे भी तकरीबन 39% उसकी सेल्स यहीं से आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मैटको जो है ये बासमती राइस आ गई, नॉन बासमती एंड ऑर्गेनिक राइस, ये सारी आपके आ गई। फिर राइस सिरप अगेन जो यूज होता है आपका, ये भी सारा इसमें है। राइस प्रोटीन आपका यूज होता है, मेल्टाडॉक्स्ट्रिन जो है ये चीज अगर किसी को नहीं आइडिया तो यहाँ पे ये चीज बनाते हैं। ऑर्गेनिक डेक्स्ट्रन मोनोहाइड्रेट, ये एक नेचुरल स्वीटनर है, ये भी अगेन इस कंपनी, यही कंपनी जो है यूज करती है। कॉर्न प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हो कितनी ही ज्यादा वैरायटीज मैटको जो है वो कॉर्न डिवीजन के अंदर सप्लाई कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। सो अगेन दिस इज कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फिर कंज्यूमर के अंदर अब ये थोड़ा सा यहाँ पे भी आगे हिमालयन पिंक सॉल्ट जो यूनिटी बना रहा था वो यहाँ पे भी बना रहे हैं। स्पाइस एंड सीजनिंग्स के अंदर भी कुछ चीजें ये बनाते हैं, देखें कितनी जबरदस्त ये बैक एंड से काम हुआ है। डेजर्ट मिक्सेस वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे शामिल है, ठीक है। ये इतना काम करने का मकसद ये है कि देखें बैक एंड से समाया की टीम, जो मेरी टीम बैठ के ये सारा कंपाइल कर रही होती है। सो हैट्स ऑफ टू देम, बहुत जबरदस्त काम कर रहे होते हैं, काफी डिटेल में आप देखो हर वीक के अंदर ये काम आपको नजर आता है, ठीक है। रेवेन्यू ओवरऑल यहाँ पे देखें, एडिबल इंडस्ट्री जो स्नैपशॉट है ये थोड़ा सा उसका स्नैपशॉट यहाँ पे दिखाया है। ओवरऑल बढ़ ही रही है, पाकिस्तान के अंदर थोड़ी बेहतर है रेवेन्यू, पिछले एक आध साल से निस्बतन थोड़ा सा कम हुआ है। फूड एंड पर्सनल केयर जो पूरा ओवरऑल सेक्टर है ये थोड़ा सा डिक्लाइन वाली साइड पे है, रेवेन्यू वाली साइड पे। अगर आप सारी कंपनीज को देख लें अदर देन एफएफएल, थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे ही सबने परफॉर्म किया, ठीक है। फिस्कल ईयर 2023 में एडिबल ऑयल की कंजम्पशन काफी हद तक इसमें आप देखो, पाम ऑयल अगेन पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज्यादा खाते हैं, तो अगेन 2023 के अंदर भी आप देख लें कि कितना ज्यादा इस चीज को यूज किया जा रहा है। ओवरऑल थोड़े से मार्जिन इस दफा डिक्लाइन हुए हैं क्योंकि चीजें कुछ महंगी भी हुई थी पिछले साल के अंदर। ऑल्दो रॉ मटेरियल्स वगैरह थोड़े से निस्बतन कम हो रहे हैं, लेकिन इस सेक्टर के अंदर थोड़ा सा अभी ये है कि जैसे इनमें जो कंपनीज अवेलेबल हैं वो ज्यादातर लोन्स वगैरह ज्यादा लेती हैं, तो लोन जैसे यूनिटी फूड वगैरह हो गए तो लोन ज्यादा लेंगे तो जाहिर सी बात है आपने अदा भी करना है, तो मार्जिन इस साल की निस्बत थोड़ा बहुत नीचे आए हैं। और रॉ मटेरियल के ऊपर ये डिपेंडेंसी भी ज्यादा है, जितना भी पूरा इंडस्ट्री है इसके मार्जिन निस्बतन कम है क्योंकि जाहिर सी बात है काफी ज्यादा कंपटीशन भी है, बाकी कंपनीज भी आती हैं, उनने भी अच्छा परफॉर्म करना होता है, तो जाहिर सी बात है वो भी डिस्काउंट वगैरह देते रहते हैं, तो आपस में काफी ज्यादा कंपटीशन है। देखना ये होता है कि कौन सी कंपनी इस टाइम बेहतर कर रही है। राइस इंडस्ट्री स्नैपशॉट अगेन जो 2024 के अंदर आप देखो 0.6% उसने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स जीडीपी। अगर आप पिछले साल के अंदर देखें तो काफी ही ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट भी हुई है, यहाँ पे बासमती एंड नॉन बासमती एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे आपको नजर आ रही है, अच्छा खासा हमारा मार्जिन इंक्रीज हुआ है। काफी मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो इस सेक्टर को बिलोंग करते हैं, तो वी नो के इस पूरे सेक्टर के अंदर काफी अच्छी बेहतरी आई है, ठीक है। अच्छा लास्ट जो है एक साल के अंदर थोड़ा से मार्जिन जो है हल्के फुल्के डिक्लाइन हुए हैं, वो आप देख सकते हो कि क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसमें, राइस के अंदर इंडिया डायरेक्ट कंपटीशन में आता है, तो अगर आप एक्सपोर्ट भी करते हैं तो वहां पे भी काफी ज्यादा आपको देखभाल के करना पड़ता है, ठीक है। कॉस्ट ब्रेकअप अगेन 90% आपकी रॉ मटेरियल जा रही है। फूड एंड पर्सनल इंडस्ट्री स्नैपशॉट अगर आप यहाँ पे देखें, ये भी सारा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया। इसके मार्जिन आप देख सकते हो, बिस्किट्स वगैरह के आपके मार्जिन यहाँ पे देखें थोड़ा सा कॉस्ट ब्रेकडाउन कम है बिस्किट्स वगैरह या कन्फेक्शनरी, क्योंकि प्रोसेस फूड बना रहे होते हो तो वहां पे थोड़े मार्जिन रख लिए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फूड जब आपके कभी प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाती हैं तो आप जो पैकेज फूड्स होता है उसकी तो प्राइसेस उस तरीके से ऊपर नीचे नहीं ना कर सकते आप। तो जहां पे मार्जिन आपका ज्यादा बेहतर हो रहा है, जिस टाइम पे हो रहा है, वहां पे उस कंपनी के मार्जिन आप समझ सकते हो कि बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे नेट मार्जिन वगैरह थोड़े से आप देख रहे हो इस सेक्टर के हल्के फुल्के से थोड़े से नीचे, ऑल्दो ये रेवेन्यू वगैरह थोड़ा सा बेहतर ही रहा है। यहाँ पे आपके आगे फूड एंड पर्सनल केयर में चले मार्केट डिमांड पे आते हैं। अगेन ये जो जितना भी ज्यादातर फोकस एक चीज को ध्यान में रखें, हेल्दियर एंड ऑर्गेनिक फूड की तरफ ज्यादातर लोग थोड़े से डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि नॉलेज भी आ रहा है, यूट्यूब पे भी लोग देखते रहते हैं, तो ये चीज काफी ज्यादा बेहतर हो रही है। सो ये भी एक चीज इंपैक्ट कर सकती है आपकी इंडस्ट्री के ऊपर। फिर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखती है, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं और सेम कैटेगरीज वाइज बिलोंग करते हैं। ये नहीं कि आप फूड का काम कर रहे हैं तो आप जाके पावर ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह बेच रहे हो या अप्लायंसेस वगैरह बेच रहे हैं, वो चीज नहीं बात कर रहा। अगर आपके फूड के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट एक ही जैसे डाइवर्सिफाई आप कर लो, आप बिस्किट बेच रहे हो तो आप साथ साथ कुछ और भी स्नैक्स वगैरह और भी बेच दें, तो सारी आपकी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। फिर ब्रांड स्ट्रेंथ एंड लॉयल्टी इसमें बहुत मैटर करती है। ब्रांड जितना ज्यादा आपको फेमस नजर आता है, जितना टीवी में एड्स वगैरह नजर आएंगी,
आप देखोगे उसकी सेल्स निस्बतन ज्यादा नजर आएगी, सुपर स्टोर के ऊपर आपको शेल्फ में ज्यादा नजर आएंगे, तो अगेन ब्रांड स्ट्रेंथ एंड लॉयल्टी बहुत ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स अगेन बहुत डिपेंड करती है, आपकी क्रॉप कम हुआ तो उसका भी रॉ मटेरियल का रेट बढ़ जाएगा, वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये भी सारी चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा इन कंपनीज के अंदर, जितना यहाँ पे आपको इंडिया के साथ कंपटीशन है, चाइना के साथ कंपटीशन है, बांग्लादेश के साथ कंपटीशन है, थोड़ा सा देखना पड़ता है कि ओवरऑल सिनेरियो कैसा चल रहा है, हर कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट है। एंड आई थिंक थोड़ा सा आप डेप्थ में जाओगे तो काफी हद तक इसमें चीजें कवर हो जाती है। तो ये हमारे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, फॉर टाइम पर्पस इसको नहीं पढ़ा मैं। आप ओवरऑल देख सकते हो कि अभी हमने सिर्फ इसका पार्ट 1 कवर किया है, इसके 2 पार्ट्स और हैं, कितनी ज्यादा डिटेल हो गई है, एक एक करके हम जब करेंगे तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। जी बैक टू यू फराज भाई, काफी हद तक डिटेल आज भी हमने कवर। अच्छा अमार, मेरा तो बड़ा आसान सा सवाल होता है। सो इन तीनों कंपनीज में से जो हमने डिस्कस कर की, आपने इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी है, इनमें से कौन सी कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए? यूनिटी होगी, रफान या मेडको? इनमें से कौन सी कंपनी ऐसी है जो हम इसको होल्ड रखें, अच्छा, इनमें से अगर पोर्टफोलियो आप में हो? मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि इन तीनों इन चारों में से अभी फिलहाल मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही। एक तो नंबर 1 डिफेंसिव सेक्टर है, और आजकल जैसे मैं ऑलरेडी बताता रहता हूँ सिक्लिकल्स के लिए ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है वो सारी कंपनी ज्यादा बेहतर रह सकती है। और कुछ इनके मसले हैं तीनों चारों कंपनीज के, ये डेप्थ भी इनका काफी ज्यादा है। सो मेरे ख्याल से भी चारों को ही अवॉइड रख लें तो इतना मसला नहीं है। नेशनल फूड्स थोड़ी सी अच्छी कंपनी इन चलो, चारों में से, क्योंकि अच्छा खासा उसकी प्रोडक्ट भी है, ब्रांड्स भी है, बाकी 3 का थोड़ा सा भी है। लेकिन लेकिन इसका ये मतलब है कि इस सेक्टर के अलावा हमारे पास और बहुत अच्छी ऑप्शंस बिल्कुल, हैं जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक एग्जैक्टली, है? तो इसमें फिलहाल वेट ही करना चाहिए। बिल्कुल चलो, बिल्कुल। ग्रेट। ओके अमार, मैं अपनी टॉपिक्स बता देता हूँ इस वीक की। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? जी बिल्कुल हो रही है। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। सो सबसे पहले इस हफ्ते के लिए जो मुझे लग रहा है वो पेल है। उसकी रीज़न ये है कि ये रैली कर रहा था 23 से लेके 45 तक, उसके बाद वापस आया, एग्जैक्ट 38% फिबोनाची के ऊपर रिट्रेसमेंट हुई। इसका ये मतलब है कि ये ABCD हार्मोनिक का पैटर्न कंप्लीट कर सकता है। सो यहाँ पे करंट प्राइस के ऊपर बाय करना चाहिए, या 39.87 इज अ गुड सपोर्ट लेवल, उधर करें। स्टॉप लॉस सी पॉइंट के करीब होना चाहिए 37, एंड देन आप टारगेट करें 45 का, और ये अगर ब्रेक होता है तो फिर जो डी की प्रोजेक्शंस है वो 58 आती है, तो ये 58 तक ये जो बी पॉइंट है इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। जो भी ये ट्रेड ले रहा है उसका स्टॉप लॉस इस जगह पे 37 का होना चाहिए। सो बड़ा अच्छा पैटर्न है, होता है ये, और एक लेग बनाने के बाद साइडवेज होके कंसोलिडेट होता है, एंड देन दोबारा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बढ़ना शुरू करे। अमार, पेल के ऊपर मेरे ख्याल में आपकी टॉपिक्स में से भी रहा है हमेशा, और राइट नाउ आपको क्या लग रहा है इसके फंडामेंटल्स गोइंग फॉरवर्ड कितने बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं? अच्छा, इसमें एक बड़ी जबरदस्त न्यूज है, मैं वो भी अब शेयर कर देता हूँ। अच्छा, आपने जो पिछले सेक्टर का पूछा था, मैं मैटको फूड्स बताना भूल गया, तो वो एक अच्छी पिक हो सकती है, बिकॉज वो राइस की जो एक्सपोर्ट अगर आपकी बढ़ रही है, और अगर इस साल भी अगर मजीद बढ़े, थोड़ा सा न्यूज वगैरह देखते रहे, तो एक अच्छा इंपैक्ट उसके ऊपर आ सकता है मैटको फूड्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, पार्क इलेक्ट्रॉन पे बात करते हैं। पिछले 9 महीने के अंदर हमारी अर्निंग्स ऑलरेडी डबल हो चुकी है, ये मेरी टॉपिक के अंदर भी है। 2025 के अंदर सेल्स भी इंक्रीज हो चुकी हैं। जो मैंने जिस तरीके से कहा था कि इसकी अप्लायंसेस का डिवीजन जो है ये इसको बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देगा, तो तकरीबन 81% वो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। अच्छा, जो गुड न्यूज है जो मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर आपको मिलेगी, वो ये है कि यूएसए से इनको पावर ट्रांसफार्मर्स के ऑर्डर काफी अच्छे आए हैं, और जिनका जो मार्च 2025 ऑनवर्ड्स जो है ये उधर वो सप्लाई भी करेंगे। और ये बहुत अच्छी चीज हुई है, क्योंकि जो आपके जो टैरिफ लगने थे चाइना के ऊपर और मैक्सिको के जो ऊपर टैरिफ लगने, उसका जो ऑर्डर्स जो है
वो थोड़ा एक सूरत में आप समझिए कि ये पाकिस्तान को आना शुरू हो गए हैं, और पाक इलेक्ट्रॉन वुड बी इट्स अ बेनिफिट फॉर दिस। सो और दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा जितने एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि यूएसए से जब भी आपको ऑर्डर आता है उसके मार्जिन काफी हद तक बेहतर होते हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये एक इसमें गुड न्यूज नजर आ रही है। ओके, ग्रेट अमार। ये हमने आई थिंक पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया था कि इनको ट्रांसफॉर्मर्स के ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। आई थिंक उस टाइम मटेरियलाइज नहीं हुई थी इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल राइट नाउ अब हो गई है। अच्छी बात है बहुत। और इसको फिर इसका ये मतलब है कि अप्लाइंसेस के अलावा अगर इनका ट्रांसफार्मर वाला सेक्टर भी परफॉर्म करता है तो गोइंग फॉरवर्ड ये अच्छी पिक हो सकती है। बेहतरीन होगा। चलें, ग्रेट हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पिक है गरीबवाल सीमेंट की। और ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही पैटर्न है, लेकिन इसमें मैं कंडीशनल बाइंग की तरफ जाऊंगा। ये भी 24 से रैली करता हुआ 59 60 तक गया नॉन स्टॉप, और फिर यहाँ पे डाइवर्जेंस आई। डाइवर्जेंस के बाद ये रिट्रेस होते हुए 0.5 या 50% की रिट्रेसमेंट पर आया है। यहाँ पे इसको ना कंसोलिडेट होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम ले। 7-8 सेशंस कंसोलिडेट हो, फिर मेरे लिए कंडीशनल बाइंग इसकी ये है कि ये 48 को ब्रेक करे तो फिर इसको बाय करना चाहिए। अदरवाइज वेट ही करें, क्योंकि कंसोलिडेशन में फिर फ्रस्ट्रेट करेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, या हो सकता है ये अगर नीचे भी आ जाए। तो इंतज़ार ही करना चाहिए। इसकी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो, 48 ब्रेक हो रहा होगा तो वो एक साइन है कि ये अपनी कंसोलिडेशन को कंप्लीट कर चुका है, तो ब्रेकआउट पे बाय करना चाहिए, कंडीशनल बाइंग रखें। फर्स्ट टीपी इसका बड़ा आसान सा होगा 53.75, एंड देन सेकंड टीपी इसका जो रीसेंट हाइस थे अभी के 59 60 के करीब, तो वहाँ पे आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारा ओवरऑल सीमेंट सेक्टर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमने देखा बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं बाकी कंपनीज के। व्हाट अबाउट गरीबवाल सीमेंट, या इसकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास है जो ट्रिगर कर दे इसको, जो बढ़ाने के लिए प्राइस? अच्छा, सो जिस तरह से मैंने बताया था सीमेंट्स के सबके रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, उसकी रीजन हमने बताई कि कोल की प्राइसेस पिछले 5 महीने में काफी हद तक नीचे आई है, तो सबके रिजल्ट्स आने चाहिए बेहतर। अच्छा, इसका भी सिचुएशन यही है, रेवेन्यू जो है इनके इसका फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट रहा है, और अर्निंग्स जो है वो इंक्रीज की है। 30% इंक्रीज जो है तकरीबन इसकी अर्निंग, 50% ऑलमोस्ट अगर पिछले साल की निस्बत देखा तो इसमें इंक्रीज नजर आया। सो एक, कोल की प्राइस नीचे आने की वजह से, और दूसरा अगेन जितने भी सीमेंट के जितने भी कंपनीज हैं सबको आप देखो तो वो सोलर की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। ऑलरेडी इनका 12 मेगावाट्स का ऑलरेडी सोलर लग चुका हुआ है, और 8 मेगावाट्स का जो सोलर है ये तकरीबन और ये ज्यादा लगाना चाह रहे हैं वो तो कभी, एंड इट विल बी कंप्लीटेड सून। तो ये बात हो रही है कि ओवरऑल ये हो जाएगा। अच्छा, मार्जिन वाइज बाकी कंपनी से इसके मार्जिन कम है, तो तकरीबन 22% मैं देख रहा था इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। बाकी कंपनीज के कुछ 30s में भी चले जाते हैं, तो अगेन थोड़ा सा यहाँ पे देख के आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगेन ये कुछ चीजें हैं जो मेजर यहाँ पे देखा गया, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि थोड़ा बहुत इसका हल्का फुल्का सा रिजल्ट भी नीचे आया। अर्निंग्स इंक्रीज तो हुई है, लेकिन मेजरली इसकी वजह से हुई थी कि इसका टैक्स जो है ना वो पिछले एक साल की निस्बत पिछले साल ज्यादा लगा हुआ था, इस साल थोड़ा सा कम लगा हुआ है। दूसरी बात ये कि ये आजकल जो है ये थोड़ा सा काम इस चीज पे भी कर रहे हैं कि कूलर्स यूज होते हैं आपके सीमेंट्स के अंदर, तो ये कूलर जो पुराने कूलर्स थे उनको निकाल के एडवांस कूलर्स की तरफ जा रहे हैं, ताकि आगे भी आने वाले वक्त के अंदर कॉस्ट को कम किया जाए। तो हो सकता है कि फिलहाल बहुत तेजी से ये परफॉर्म ना करे, लेकिन करेगा जरूर, क्योंकि आप देखो कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं, कोल की आप कूलर्स पे भी काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये अपना जो है ये सोलर के ऊपर भी जा रहे हैं, तो 2-3 इंसेंटिव हैं जिसकी वजह से इनके मार्जिन निस्बतन थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं। ओके, ग्रेट अमार। अच्छा, फिर इसके बाद मेरी थर्ड और लास्ट पिक है इस हफ्ते के लिए, वो हम नेटवर्क्स की है। ये जो इसके ऊपर स्पेसिफिकली पैटर्न बना हुआ है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये एक सर्टेन टाइम के लिए इस तरह से कंसोलिडेट होता है और फिर देन ब्रेकआउट और फिर बढ़ जाते हैं। 156 डेज का इसका रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ था लास्ट टाइम, जो लास्ट ईयर में 2024 से लेता हुआ अक्टूबर 2024 तक इसने कंप्लीट किया। ये 12 रुपीज़ की इसकी रेजिस्टेंस थी, वो ब्रेक हुई एंड देन ये 15.71 के हाइस को लगा के गया। इस टाइम भी ये सेम पैटर्न बना हुआ है, सेम रेक्टेंगुलर बॉक्स है, अच्छी खासी लंबी कंसोलिडेशन हो गई है। मेरे ख्याल में इसको 13.85 के करीब कहीं बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आप रखें 11.80 का, फर्स्ट टारगेट इसका 15.82, और ये कंसोलिडेशन बॉक्स ब्रेक करे तो फिर ये फर्दर रैली कर सकता है टूवर्ड्स आई थिंक 18 और 20 रुपीज़। सो इसका फिर नेक्स्ट टारगेट हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे 18 के करीब का। रेक्टेंगुलर बॉक्स की प्रोजेक्शन थोड़ी और ऊपर की होगी, 18.96 या 19 के करीब, एंड देन ब्रेक हुआ तो हम सेकंड टारगेट वहाँ पे रख सकते हैं। अमार, हम नेटवर्क्स आई थिंक आपका फेवरेट स्टॉक में से एक है जितना मुझे याद पड़ता है, और राइट नाउ एक कंसोलिडेशन बॉक्स में है।
क्या ऐसा कैटलिस्ट आ सकता है इसका कोई फंडामेंटल्स के ऊपर कि ये बॉक्स को ब्रेक कर जाए जल्दी? अच्छा, हम नेटवर्क ऑलरेडी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म भी कर रहा है। इसका रेवेन्यूज़ वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज़ किए हैं, 50% इसका अर्निंग्स इंक्रीज़ की हैं, सेल्स अगर देखा जाए 52% इसकी इंक्रीज़ की है। ट्रिगर देखना ये पड़ेगा कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक जो है आपने देखा कि 10 स्पोर्ट्स जो है इन्होंने एक्वायर किया है। 10 स्पोर्ट्स के बाद एक्वायर करने के बाद दे आर मूविंग टूवर्ड्स के अब लाइसेंसेस वगैरह भी पीसीबी से ये लें। रिसेंटली इन्होंने लाइसेंस पूरे किए हैं 2.5 साल। अगले 2.5 ईयर्स के अंदर जितने भी आपके आईसीसी इवेंट्स आएंगे वो सारे ये कवर करेंगे। सो उसमें मीडिया राइट्स वगैरह ऑलरेडी इन्होंने कर लिए हैं। इसके अलावा जो है बाकी राइट्स जो है उसके ऊपर भी ये काफी हद तक ये काम कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त कंपनी है। हमारे जो सीईओ हैं हमारे पॉडकास्ट पे भी आए थे, आप उन लोगों का आप उनका पॉडकास्ट सुन सकते हैं। ऑलरेडी शेयर बहुत ही सस्ता है, कैश रिच कंपनी है, कर्जा बहुत कम है। फिर इसके अलावा जो यूट्यूब सेल्स है इनकी वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो जितने ड्रामे भी हैं आई थिंक इनका आई थिंक 40 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स है, विच इज वेरी गुड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेकिन यूट्यूब की सेल इनकी बहुत जबरदस्त आ रही है। सो ये आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट बहुत अच्छे फैसले करती है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने सीईओ ने आके बताया भी था हमारे पॉडकास्ट के अंदर कि हम जब भी कोई बिजनेस कोई चैनल स्टार्ट करते हैं, अगर वो नहीं चलता तो हम फौरी तौर पर उसको बंद कर देते हैं ताकि हमें कॉस्ट ना पड़े, ठीक है। और जो अच्छे चलते हैं फिर उसके ऊपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको आगे तक लेके जाते हैं। तो इट्स अ वेरी फेमस कंपनी, अच्छा परफॉर्म कर रही है, आगे भी मुझे मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलें, ग्रेट। हमारा अब चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। मेरे ख्याल में गोल्ड से शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं उसके एनालिसिस करूं 1 आवर के ऊपर। लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छे ट्रेड पिक की और बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स रहे। इस दफ़ा मुझे ये लग रहा है कि मैं यहाँ पे चूंकि डाइवर्जेंस बनी हुई है, मेरे ख्याल में इस दफ़ा जो ट्रेड प्लान है वो ये होना चाहिए कि जब भी ये 29.15 को ब्रेक करे, नीचे आए, यहाँ पे सेल स्टॉप होना चाहिए। मैं इस दफ़ा शॉर्ट के लिए जाऊंगा और मेरे टारगेट्स 2890 और 2880 के होंगे। ये फर्स्ट टीपी होनी चाहिए 2891 और फिर 28। वो सिंपल सा प्लान है, सेल स्टॉप जस्ट बिलो 2915 और फिर ये मेरे टारगेट्स हैं। और यहाँ पे अगर ये ब्रेक होता है तो इसका स्टॉप लॉस फिर 2940 का बनेगा। तो बड़ा रिस्क रिवॉर्ड 1112 के हिसाब से आप चल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये डाइवर्जेंस जो है ये जल्दी प्ले करेगी, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये जब भी आ रहा है 2940 के ऊपर बड़ी मेजर रेजिस्टेंस कंसीडर की जा रही है और बहुत ज़बरदस्त करेक्शन आ रही हैं। पहले भी 2940 से मारते हुए इसको 2880 तक लेकर आए, एंड देन दोबारा सेकेंड टाइम भी यही हुआ। तीसरी दफ़ा ये ब्रेकआउट लगा तो है, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पा रहा उससे ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये ब्रेक करता है 2915 तो हम एक और ड्रॉप इस पे देख सकते हैं। अमार, गोल्ड, सॉरी, डॉलर आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे DXY का जो इंडेक्स है उसमें बुलिश डाइवर्जेंस नजर आ रही है। सो अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ तो को रिलेट कर सकते हैं आप इसको गोल्ड से। लग रहा है आपको आगे सीजनल्स के ऊपर भी गोल्ड शायद बेरिश होता है मार्च में? बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। मैं अपने एंड पे यही देख रहा हूँ कि गोल्ड जो है ना इस दफा नीचे आना चाहिए ड्यू टू सीजनल्स। अच्छा, एक दो चीजें और भी मैं आप डिस्कस कर लेता हूँ कि जो नेक्स्ट वीक है आपका, उसके अंदर फॉरेक्स की कोई मेजर बड़ी न्यूज नहीं है, ठीक है। और जब आपकी फॉरेक्स की मेजर बड़ी न्यूज नहीं होती तो ज्यादातर जितनी भी आपकी कमोडिटीज होती हैं, करेंसीज होती हैं, वो ज्यादातर आपके सीजनल्स पे चलती हैं। तो सीजनल वाइज लास्ट वीक भी मैंने डिस्कस किया था कि फरवरी का लास्ट वीक आपका आना शुरू होता है, मार्च इंक्लूडेड एज वेल। तो उसमें आपके शुरू में गोल्ड काफी हद तक नीचे जाता है। तो यस, जिस तरह आप बता रहे हो मुझे भी लग रहा है कि गोल्ड नीचे जाना चाहिए। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, फिर उसके बाद मेरा पाउंड यूएसडी पे फिर से आते हैं। लास्ट वीक हमने नहीं काम किया था, इस दफ़ा हम देखते हैं इसको। और मेरा इस दफ़ा जो ट्रेड प्लान है वो थोड़ा डिफरेंट है। 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं करूँगा और मैं सेल लिमिट के लिए जाऊंगा 1.27200। ये अगर यहाँ से बढ़ता है, मुझे लगता है कि बढ़ेगा तो यहाँ इस पे डाइवर्जेंस आनी चाहिए। 27200 पे मैं सेल की अटेम्प्ट करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 1.28200 का 100 पिप्स ऊपर, और मैं टारगेट दोबारा नीचे 1.26200 और 25 के करीब 200 करूंगा। मतलब 100 पिप्स एंड 200 पिप्स नीचे की डाउन साइड देख रहा हूँ मैं इसमें। सो ये बढ़ेगा तो सेल ऑन स्ट्रेंथ यानी कि सेल लिमिट और स्टॉप लॉस मेरा ये होगा। तो मुझे लग रहा है कि इसमें अब थोड़ी सी करेक्शन आनी चाहिए, क्योंकि ये रैली जो है काफ़ी मेच्योर होती हुई नज़र आ रही है। 1.21 से जो परफॉर्म करना शुरू हुआ है, 1.27 मेरे ख्याल में अच्छी खासी बाउंस है इस ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम जाके देखें। तो सेल लिमिट की ऑप्शन मुझे लग रहा है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए। हमारा जी पाउंड की कोई नज़र आ रही है आपको वीकनेस एज कम्पेयर टू डॉलर?
हाँ बिल्कुल, पाउंड अगेंस्ट सीजनल्स की बेस के ऊपर अब इसको नीचे जाना चाहिए। डॉलर जो है वो ऑलरेडी लास्ट वीक के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा सा स्ट्रांग जरूर हुआ है, और अगर आप देखें ना रिजल्ट्स जो उसके आए थे, सीपीआई आई थी, मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को कहा था कि इस पिछले वीक के अंदर आपका डॉलर आपको बेरिश नजर आएगा। ऑल्दो अगर आप रिजल्ट्स को देखें, पीपीआई को देखें, सीपीआई को देखें, वो बढ़ी है, और जब ये दोनों आपके नंबर्स बढ़ते हैं तो डॉलर को स्ट्रेंथ होना चाहिए। लेकिन जो रिपोर्ट्स मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की थी कि आप ये देखो कि ये जो इन्फ्लेशन की बात हो रही है, तो क्या बात हो रही है कि आपका जो एलए के अंदर जो फायर हुई थी, उसके अंदर उसकी बेस के ऊपर वन टाइम आप कह लो कि आपकी नंबर्स ऊपर गए थे इन्फ्लेशन के, तो उसकी वजह से अभी हो सकता है कि कुछ अर्सा ये नीचे आए, लेकिन बाकी फंडामेंटल्स अगेन डॉलर के थोड़े स्ट्रॉन्ग वाली साइड पे हैं। तो मुझे डॉलर भी थोड़ा बहुत नजर आ रहा है कि ये थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, लेकिन पाउंड को अब मेरे ख्याल से सीजनल्स की बेस के ऊपर नीचे आना चाहिए। तो बेस ऑन दैट मुझे भी यही लग रहा है कि पाउंड यूएसडी नीचे आना चाहिए। चलें, ज़बरदस्त हमारा। फिर इसके बाद है नैस 100 की, अगर मैं बात करूं, मुझे इसमें प्रेशर नज़र आ रहा है, यहाँ पे अच्छी डाइवर्जेंस बनती हुई लग रही है। ये इसने रेंज बहुत अरसे के बाद ब्रेक की 21,800 की। वंस अगेन ये सस्टेन नहीं हो रहा, इस टाइम ये सपोर्ट के ऊपर है, टेस्ट कर रहा है। मुझे ये लगता है हम ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे तो बुलिश है, 124,500 के टारगेट्स रखे हुए हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर ये नीचे कहीं सपोर्ट पे, अच्छी सपोर्ट में मिले, जो कि इस टाइम 21,300 400, ये सर्वर देख लीजिएगा, यहाँ कहीं आता है तो बाय अटेम्प्ट करें, एंड देन अगेन स्टॉप लॉस 20,000 इतने का होना चाहिए 450 का, फिर दोबारा राइट करें इसको। सो आज फ्राइडे है जिस टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूएस सेशन ओपन हो चुका है, तकरीबन 2-2.5 घंटे गुजर गए हैं, और फ्राइडे सेशन में इस टाइम जैसे मार्केट ओपन हुई है इसको मारना शुरू कर दिया। ये अच्छी खासे पॉइंट्स इसने निकाल दिए हैं इस टाइम अभी तक। तो मुझे लग रहा है कि ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करेगा टिल मंडे और ट्यूसडे, और ये अगर इस सपोर्ट पे आता है यहाँ पे फिर बाय कर लेना चाहिए। तो ओवरऑल नैस की ये है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, बीटीसी यूएसडीटी। ये काफ़ी अर्से से साइडवेज है, बिटकॉइन आपका, और स्टिल साइडवेज ही रहेगा मुझे ऐसा लग रहा है। और सेम वही रेंज इसकी डिफाइन हुई हुई है 90,000 और 110 ब्रेक करेगा तो फिर देखेंगे कि आगे कैसे परफॉर्म करता है। फिलहाल इसको साइडवेज ही रहने देते हैं। इथेरियम के ऊपर 2850 के करीब जाता है, 2850 बार बार सेलिंग आ रही है इसकी। यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज बनाएगा और बना रहा है, इसको यहाँ पे कंसोलिडेट होना चाहिए। इसको भी फिर बाद में देखेंगे जब ये कंसोलिडेशन फेज पूरा कर जाएगा, इसको ऊपर जाना चाहिए। हम इसके टारगेट्स 4000 के ब्रेकआउट्स का वेट कर रहे हैं कि कब जाके ये 4000 को ब्रेक करेगा। सो अगर किसी ने यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इसके ऊपर की हुई है, सो होल्ड रखें उसको। बाकी इसके अलावा लास्ट वीक जो हमने सेटअप्स डिस्कस किए थे वो उसी टाइम आई थिंक उनकी टीपी सीट हो गई थी वापस, वो फिर वो नीचे आ गए थे। इस टाइम मुझे लग रहा है कि नियर यूएसडीटी इसके ऊपर सिंपल सा एक ट्रेड प्लान रखेंगे, वंस अगेन बाय अबव करके, यानी कि कंडीशनल बाइंग आपकी 3.644 ब्रेक हुआ तो फिर इसको बाय करें $4 के करीब, और की टारगेट्स के, और स्टॉप लॉस इसका 3.34 हो जाएगा या 3.4 हो जाएगा। सो ये भी इसी तरीके से बॉक्स है कंसोलिडेशन उसमें। रैली की इसने $3 से 3.66 तक, तकरीबन 20% की अपसाइड दिखाई। अब ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक हो तो फिर हम 3.92 या $4 के टारगेट्स रख सकते हैं। यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रैली कंटिन्यू करे। बहरहाल ब्रेकआउट का इसका वेट करें। सो ओवरऑल हमारी मेरी तरफ से ये है इस हफ्ते के लिए। 3 हमारी टॉप पिक्स नहीं है स्टॉक मार्केट की, साइडवेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को। डॉलर स्ट्रांग होता हुआ नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है। गोल्ड मेरे ख्याल में एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे शॉर्ट करते हैं। ओवरऑल हम $3200 इस साल के टारगेट्स रखे हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है करेक्शंस आनी चाहिए उसमें। नैस 100 नीचे मिले अच्छी सपोर्ट पे, वहाँ पे बाय अटेम्प्ट करें। पाउंड यूएसडी अच्छे से रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करें, और बीटीसी इथेरियम साइडवेज हैं तो हम नेयर को देख रहे हैं, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो सर ये कंक्लूड मैंने कर दिया। बाकी देखें, रैप कर लेते हैं। परफेक्ट हो गया। चलें आज का सेशन भी रैप करते हैं। अगेन अमेजिंग सेशन, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने कवर भी की हैं, सेक्टर भी कवर कर लिया। हमारे रिजल्ट्स आप लोगों के सामने ही हैं। कोशिश किया करें कि खुद से चीज़ों को सीखें, ताकि कल को आप खुद से एनालाइज करना चाहें। अगर मैं नहीं अवेलेबल, फराज नहीं अवेलेबल, या लाइक भाई नहीं अवेलेबल, तो आप लोगों को खुद इतना होना चाहिए कि आप खुद भी अगर ये काम कर सकते हैं, ईजी तरीके से आप उसको करें, ताकि फॉर जनरेशन ये चीज़ आपकी हमेशा काम आएगी। तो हम वी आर प्रूविंग एट सरमाया, हम बता रहे हैं, शो भी कर रहे हैं आपको रिजल्ट्स। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है इसको इम्प्लीमेंट भी करें और सीखें, सिर्फ देखना नहीं है, सीखना भी है।
चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं, मेरी तरफ से, फराज की तरफ से एंड सरमाया की तरफ से। अल्लाह हाफिज, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।